हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। सर आज हाजिर हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स सेशन में। हाँ जी मेरे बच्चों ने कमेंट करा था और बड़े टाइम से बोल रहे थे सर ट्रू एंड फॉल्स पर एक सेशन लेके आओ जिसमें हमें सारे ट्रू एंड फॉल्स कवर करो। मैंने अब तक के जो भी न्यू कोर्स हुए हैं, चाहे वो 2024 हो, 25 हो, जो अपना लेटेस्ट है, ये सारे आरटीपी और पीवाईक्यू के ट्रू एंड फॉल्स का एक कंपाइलेशन शीट बनाकर आपको आज सारे प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है सर, ओवरऑल ऑलमोस्ट कवर कर देंगे हम लोग, फिर भी आप थोड़ा बहुत और गो थ्रू कर लेना अपने स्टडी मैट के, जो आपके स्टडी मटेरियल में भी ट्रू एंड फॉल्स हैं उनको एक बार आप खुद से भी गो थ्रू कर सकते हो। बाकी एग्जाम से आरटीपी से मैंने उठा के एक बार कंपाइलेशन कर दिए है। तो बिना देरी के साथ में मेरे बच्चों शुरू करते हैं और इसके बाद अपन थ्योरी भी करेंगे। आज हमने सुबह से आपने देखा होगा लाइव सेशन लिया है, तो लाइव सेशन में हमने ऑलरेडी बीआरएस डेप्रीशिएशन वगैरह कवर किया है, लाइव में बढ़िया सा चल रहा है। तो मैं अब टाइम बचा तो मैंने कहा लाओ जी ट्रू एंड फॉल्स सेशन भी रिवाइज कर लेते हैं ना। ठीक है, तो वो लाइव में कवर कर रहे हैं। अब कल जो हम कंपनी अकाउंट वगैरह रिवाइज करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, और बाकी कुछ थ्योरी व्योरी का भी एक सेशन में देख लूंगा। ठीक है, तो आज अपन ये वाला सेशन करते हैं रिकॉर्ड और आपको ट्रू एंड फॉल्स से टेंशन करता हूं मैं फ्री। ठीक है, तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चे, तो शुरुआत करते हैं अपन। जो हमारे पास है वो है हमारे पास सितंबर 25 का आरटीपी है। मैं इसका पेन चेंज करूं पहले तो हाँ ठीक है, और आराम से एक एक पॉइंट पढ़ते हैं बढ़िया से। पहले आरटीपी कवर करते हैं, फिर धीरे धीरे पीवाईक्यू कवर करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट है विद, आपको मैंने यहाँ पे सॉल्यूशंस भी दे रखा है। अगर आपको ये शीट चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वरना सी लाइन की ऐप पर जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, कह रहा है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अच्छे से पढ़ेंगे, सारा जल्दी जल्दी कवर करेंगे बट कहीं ना कहीं आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है एट द अकाउंटिंग ईयर, आपका जब साल एंड होता है तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उन सारे लेजर्स जो नॉमिनल अकाउंट है उन सबको अपन बैलेंस करते हैं। भाई ट्रू या फॉल्स ध्यान देना। अपन जब भी अकाउंट बनाते हैं तीन तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल होते हैं भाई कोई डेटर क्रेडिटर है, रियल होते हैं हमारी रियल प्रॉपर्टी, मशीन वगैरह, कैश वगैरह, और नॉमिनल बोले तो इनकम एक्सपेंस। याद रखना पर्सनल और रियल का बैलेंस होता है, क्लोजिंग आता है और वो बैलेंस शीट में जाता है ना, पक्का। बट ये नॉमिनल अकाउंट, इनकम एक्सपेंस, ये सीधा जाते हैं पीएनएल में, ये सीधा जाते हैं पीएनएल में। गलत बोल रहा है भाई, फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ये हमारे बैलेंस नहीं होते, ये सीधा पीएनएल में जाते हैं। ठीक है, पक्का, डन। आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारा नॉमिनल अकाउंट है, फिर वही वाली बात, फालतू की बात कर रहा है। नॉमिनल अकाउंट हमारे इनकम एक्सपेंस होते हैं, खर्चा होता तो नॉमिनल होता, पर आउटस्टैंडिंग है मतलब देना है, देना है मतलब पर्सनल अकाउंट। फॉल्स, अगेन फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। सर रीजन क्या है? पर्सनल अकाउंट है। आगे कह रहा है बीआरएस हम बनाते हैं सर जी टू अराइव द बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस निकालने के लिए। नालायक है क्या? बैंक बैलेंस निकालने के लिए थोड़ी ना बनाते हैं हम, बीआरएस बनाते हैं ताकि डिफरेंसेस जो आ रखे हैं हमारे कैश बुक और पासबुक में उनको रिकंसाइल कर सकें। दिस इज अगेन फॉल्स, गलत बोल रहा है भाई। बीआरएस हम बनाते हैं टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ओके सर, ओके। कह रहा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो है उसे हम कैलकुलेट करते हैं बिफोर, पहले, किससे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को डिडक्ट करने से पहले। मतलब अगर मैं बोलूं तो अपन कह रहा है डेटर आता है, डेटर में से अगर फर्दर बैड डेब्ट है तो वो माइनस करोगे, और उसके बाद जो भी फिगर आएगा उसमें से पहले माइनस होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, फिर माइनस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। नालायक है क्या मेरा बच्चा? फाइनल अकाउंट याद करो, जीएनजी में ही पढ़ाया था मैंने डिटेल में। सर जी अपन पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट, फिर माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जो कंफर्म डूब गया वो माइनस हो जाओ, जिस पे डाउट लग रहा है वो माइनस कर दो, और उसके बाद जो देने वाला है उसको डिस्काउंट माइनस करो। तो ये फॉल्स कह रहा है भाई, पहले नहीं बाद में। अगर ये बिफोर ना होता, आफ्टर होता तो ठीक होता। ठीक है, लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। कल पागल है बिल्कुल सर जी, फॉल्स। बच्चा कह रहा हम समझ गए सारे फॉल्स हैं। नहीं 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 सर, ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। लाइफ की, लाइफ अगर देखा जाए लैंड की तो वो इनडेफिनेट है, मतलब अपन लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते हैं। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग होती तो बात अलग करते, बिल्डिंग को करते। कह रहा है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक पीरियोडिक और एक परपेचुअल। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का वो मेथड है जो हमें इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट लेता है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई। पीरियोडिक में हम डेली, मतलब डेली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी बोलो, आप पीरियोडिकली इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करते हो और फिर क्लोजिंग स्टॉक निकालते हो। तो ये पहला पॉइंट है जो ट्रू है, ये पहला पॉइंट है जो ट्रू है। ठीक है, डन है।
पक्का मैं सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, तो इनके रीजंस भी मैं जल्दी जल्दी कवर करूंगा क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कवर करने हैं और ऑलरेडी मैंने आज लाइव सेशन लिया है तो थोड़ा सा तो एनर्जी डाउन है और आप ये बात अच्छे से समझते हो ना मेरे बच्चे। हमने जान लगा रखी है बिल्कुल बढ़िया से और मैंने आपकी अपनी पूरी जान झोंक रखी है आपके ऊपर, ठीक है। तो मेरे बच्चे हम अच्छे से मैं एक बार पढ़ा दूंगा, पर कहीं ना कहीं रीजन एक बार जाके पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं, मैंने दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। कह रहा बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आती है। सर जी कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, अपन ने एनपीओ भर भर के पढ़ा है सर जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आते हैं, पर रिसीट एंड पेमेंट में दोनों आते हैं, चाहे पैसा इस साल का हो, चाहे पैसा शॉर्ट रेगुलर हो, चाहे नॉन रेगुलर हो, कोई भी हो, सारा आएगा सारा जाएगा। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। कह रहा है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट याद है, कोलेटरल सिक्योरिटी, हाँ जी सर। तो उसमें डिवेंचर सस्पेंस कैसे दिखाते थे? कह रहा हम उसे लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। मेरे बच्चे लाइबिलिटी में नहीं दिखाते हैं, लाइबिलिटी में या तो नेगेटिव करके दिखाते हैं, तो अल्टीमेट वो हमारा एसेट हो जाता है। वो हमारा क्या होता है? एसेट। कि हम कोई एसेट की चीज लाइबिलिटी में शो करने का मतलब एज अ डिडक्शन। तो अगर वो डायरेक्टली पूछ रहा है तो आप उसे लाइबिलिटी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे एसेट साइड में शो करते हैं, ठीक है। तो अगेन दिस इज फॉल्स, अगेन दिस इज फॉल्स। खत्म हो गया हमारा आरटीपी सितंबर 25 का सारे ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, बाकी इसके सॉल्यूशन ये रहे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो यहां से इनके विद रीजंस सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस मैं नहीं रीड करूंगा, मैं सीधा आगे बढ़ता हूं। अगला है हमारा आरटीपी मई 2025, जल्दी पढ़ो। पहला पॉइंट कह रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, मैं कह रहा हूं चाहे कंपनी हो या नॉन कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप एलएलपी किसी भी की हो, सर जी कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट? ना जी ना, हमारा आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं भाई साहब। हाँ, नोटिफाइड जरूर कर देती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो भी कंसल्टेशन ऑफ एनएफआरए, क्लियर है। बट बनाता कौन है, इशू कौन करता है? इशू बाय आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। दिस इज फॉल्स। कैश बुक इज अ सब्सिडरी एंड प्रिंसिपल, जी हां याद रखना, कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक बोलते हैं लेजर्स को। किसको बोलते हैं? लेजर। तो लेजर भी है और सब्सिडरी। अगर आपने कैश बुक बना दिया तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, वो अपने में एक प्रिंसिपल बुक भी है। डन है सर, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बोले तो कैश बुक की दो साइड, एक डेबिट एक क्रेडिट, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव। वो सेम है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है इस पर पासबुक। नालायक है क्या भाई? पासबुक का ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट ऑलवेज नेगेटिव है, तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव सेम नहीं है, फॉल्स, फॉल्स मेरे बच्चे, फॉल्स। कह रहा वेयर हाउस रेंट पे कर रहे हैं अगर स्टोर ऑफ फिनिश गुड नहीं भाई, फिनिश गुड नहीं। कह रहा वो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, ना 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 ना। रॉ मटेरियल होता, फैक्ट्री में सामान रखा होता, उसका रॉ मटेरियल सेव करा होता भाई। फिनिश गुड को बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो तो फिनिश गुड की कॉस्ट में आएगा, पर फिनिश गुड को बनने के बाद जो वो नहीं, फॉल्स, ठीक है। आगे चलो। कह रहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डब्ल्यूडीबी। भाई डब्ल्यूडीबी के दो नाम है, भूल ना जाना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके जी सर, वो क्यों लगाया जाता है? वो कहता है वो फॉलो करता यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब ये बात बच्चों को ऐसे समझ नहीं आती, ऐसे समझो सर, हम बोलते हैं कि जब भी हम ना एक चार्ट बनाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, डब्ल्यूडीबी क्यों लगाया जाता है? अगर हमारी मशीन पे हम देखो यूनिफॉर्म, चाहे डब्ल्यूडीबी हो या एसएलएम हो, जब हम मेथड सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने दो चीजें होती हैं, एक तो उसका यूजेस और एक उस पे खर्चे। भाई देखो किसी भी एसेट को जब आप खरीद के लाते हो, ये पॉइंट अच्छे से समझो, किसी भी एसेट को आप जब खरीद के लाते हो तो वो एसेट को आप सिर्फ यूज ही नहीं करते हो, आपको उसे मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बड़ा एनुअल मेंटेनेंस खर्चा करना पड़ता है। भाई आप टीवी भी खरीद, आपने एक एसी भी खरीदा तो उसकी सर्विस करानी पड़ती है ईयरली, वरना वो एसी बोल जाएगा। आपने बाइक खरीदी, गाड़ी खरीदी, सर्विस मांगेगा वो, आपको एक रेगुलर सर्विस करवानी पड़ेगी। तो अब पॉइंट ये होता है कि हम ऐसे चीजें करते हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन मेथड जो हो वो यूनिफॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्म मतलब दैट इज खर्चे के साथ मैच करे। अब होगा क्या, अगर आपका खर्चा जो आपका मेंटेनेंस खर्चा है अगर वो एसेट पे सेम है, चाहे आप उसे 5 साल यूज करो, वो 5 साल अगर वो सेम है तो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो एसएलएम कि भैया फिर डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा, ठीक है, ताकि एक मोटा मोटा आपका खर्चा आएगा जो मेंटेन रहेगा। क्लियर है? बट अगर मैं कहूं नहीं सर, अगर मैं कहूं कि मेरा मेंटेनेंस खर्चा धीरे धीरे सेम नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, जैसे जैसे मेरी मशीन का क्या होगा,
पुरानी होती जाएगी, उसका मेंटेनेंस खर्चा बढ़ता जाएगा। तो अपन लगाते हैं WDV। उससे क्या होगा, जब WDV शुरू में लगेगा तो ज्यादा डेप्रिसिएशन, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, तो मेंटेनेंस खर्चा बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन कम होगा, तो अल्टीमेट वो मेंटेन हो जाएगा। मान लो इस साल मेरा 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, 10,000 का मेंटेनेंस है, अगले साल डेप्रिसिएशन 90 हो जाएगा, खर्चा 20 हो गया, तो वो मेंटेन रहेगा, इस साल भी 1,10, अगले साल भी 1,10। बात समझ आ रही है? ऐसे समझो, दोबारा बोलूं, 80,000 का डेप्रिसिएशन, 20,000 का खर्चा, 1 लाख टोटल, अगले साल 70 का खर्चा, 70 का डेप्रिसिएशन, 30,000 का खर्चा, तो डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल तो मेंटेन रह रहा है, ओवरऑल तो यूनिफॉर्म रह रहा है, तो इसलिए WDV लगा जाता है। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। डन डन, आगे चलो। कह रहा प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू द बियरर। बेटा याद रखना ये पॉइंट, आप बिल ऑफ एक्सचेंज को बियरर को दे सकते हो, ये तो आप लॉ में ही पढ़ते हो, पर प्रॉमिसरी नोट नहीं सर, वो आपको प्रॉमिस करा जाता है, प्रॉपर्ली आप लिखते हो जो भी है सर, ये बियरर को नहीं दे सकते, उसमें जिसको पे करना है उसका नाम होना जरूरी है। डन, ऑर्डर जिसको भी दिया जा रहा है, मतलब जो भी प्रॉमिस कर रहे हो जिसको, उसको उसका नाम होना जरूरी है। फॉल्स है भाई, बियरर को नहीं जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर को जाता है, प्रॉमिसरी नोट बियरर को नहीं जाता। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो है वो डेबिट होते हैं सन्ड्री डेटर में। गलत बोल रहा है भाई, प्रोविजन नहीं डेबिट होता है सर, प्रोविजन की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो सेपरेट मेंटेन होता है, वो अलग बात है, डेटर में से माइनस होके दिखाया जाता है, बट उसका सेपरेट अकाउंट बनता है, वो P&L में डेबिट होता है, ना कि डेटर में। दिस इज फॉल्स। तो वो P&L में डेबिट होता है, डेटर से सिर्फ माइनस होके प्रेजेंट किया जाता है, बट वो डेबिट नहीं होता। ठीक है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसी कैसी बात कर रहे हो, इतने सारे मेथड जानता है मेरा बच्चा। सर जी, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सर जी, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है, उसकी अपनी मॉनेटरी वैल्यू है जिसे आप एस्टिमेट कर सकते हो, बिल्कुल वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, पिछले साल की बकाया सैलरी हमारी लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी होती है, पर करंट ईयर में थोड़ी ना आएगी। करंट ईयर में तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आएगी, दिस इज क्लोजिंग, करंट ईयर बैलेंस शीट में आएगा क्या? ना जी ना, फॉल्स। कब आएगा सर जी? ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएगा ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, पर क्लोजिंग तक हम मान के चलेंगे उसे हम पे कर चुके हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आएगा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। ठीक है, एक पर्सन होल्ड कर रहा है प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी, कैन नॉट होल्ड इक्विटी। ये किसने बोल दिया भाई? मैं किसी भी कंपनी के इक्विटी प्रेफरेंस शेयर दोनों ले सकता हूं, मैं दोनों मालिक बन सकता हूं, इसमें कोई कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉल्स, फॉल्स मेरे बच्चे, फॉल्स। अगला बोलो सर, कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर एट डिस्काउंट। बिल्कुल सही है भाई, एज पर द सेक्शन 53, एज पर द सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट आप शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है मेरे बच्चे, बिल्कुल ट्रू है। बाकी फॉल्स है, ये ट्रू है। ठीक है, डन है मेरे हिसाब से, आप इन्हें गो थ्रू कर लो। बढ़िया, एकदम टनाटन मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अच्छे पॉइंट थे इसमें काफी सारे। चलो आगे चलो, इनके सॉल्यूशन आप पढ़ लेना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। आगे आ जाओ सर, जनवरी 25 का आरटीपी आ जाओ सर, आ जाओ। कह रहा है डेबिट नोट इशू किया जाता है सेल रिटर्न को। भाई देखो, ऐसे याद रखो, अगर आप भूल जाते हो तो ऐसे याद रखो, जब भी हम सेल करते हैं तो हमारे बनते हैं डेटर्स। क्या बनते हैं? डेटर्स। और डेटर हमारे लिए एसेट होती है, डेबिट होते हैं। अब जब सेल रिटर्न होगी, जब सेल रिटर्न होगी तो हमें इन्हें डेटर्स को कम करना पड़ेगा, मतलब इन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस करने का मतलब है इन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हम इसे इन्हें इशू करेंगे क्रेडिट नोट। क्या इशू करेंगे? क्रेडिट नोट। बेटा तो इसका मतलब सेल के टाइम पे, सेल रिटर्न के टाइम पे हम डेबिट नोट नहीं इशू करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो डेबिट नोट कब करेंगे? परचेज के टाइम पे। परचेज से बनते हैं क्रेडिटर, क्रेडिट हमारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट, और जब इसे रिवर्स करोगे तो डेबिट नोट इशू करोगे। दैट मींस फॉल्स बाय फॉल्स। ये परचेज रिटर्न के टाइम पे इशू होते हैं, सेल रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट इशू होता है। ठीक है, कह रहा फर्नीचर आपने बेचा है सर, एसेट है, उसको आप P&L में डाल दोगे। कैसी बात कर रहे हो भाई? फर्नीचर को बेचोगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L, नहीं टू फर्नीचर अकाउंट। सर जी, फर्नीचर अकाउंट, फॉल्स। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा, P&L क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वही पुराना रिपीट हो गया भाई, इसको मैं मार देता हूं, रिपीट है, फॉल्स है, आपको पता है, करंट ईयर बैलेंस शीट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, मतलब आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया। अब पहले फील करो, क्लोजिंग स्टॉक हमारी ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में होता है,
हमारे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में होता है, और क्रेडिट साइड बोले तो क्रेडिट, बोले तो इनकम। अब अगर आपने इनकम ज्यादा दिखा दी है, मेरे बच्चे आराम से पढ़ो, याद करो, इन्वेंट्री के जीएनजी में अच्छे से पढ़ाया था मैंने। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, मतलब इनकम ज्यादा दिखा दी, तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा भाई, सीधा भाई भाई रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। दैट इज आपके इस साल की इनकम पीरियड जो है वो भी अंडर स्टेटेड ना जी ना, वो भी ओवर स्टेटेड होगी। फॉल्स लिख दिया भाई, फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। आगे चलो, कह रहा रिजल्ट एंड पोजीशन जो आप फाइनल अकाउंट में दिखाते हो, जो आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में दिखाते हो, आर नॉट एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट नहीं है। ट्रू है भाई। देखो भाई, सीधी सी बात है, जब हम बैलेंस शीट पीएनएल बनाते हैं तो हम कई सारी कंसेप्शन, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, और कई सारी जो जजमेंट्स हैं उन्हें फॉलो करते हैं, जैसे कि डेप्रीशिएशन कितनी लाइफ है, क्या स्क्रैप वैल्यू, ये सब एस्टिमेट है, अनुमान है। अब ये अनुमान कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज। ठीक है, ट्रू है भाई, ये ट्रू है। कह रहा पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे बोले तो नेशनल हॉलीडे, 26 जनवरी पड़ गया भाई, 15 अगस्त पड़ गया, बताओ क्या करेंगे। कह रहा हमारी जो ड्यू डेट है वो फॉल हो जाएगी नेक्स्ट। अरे भाई ये प्लान्ड है, पहले से पता है छुट्टी पड़ने वाली है, तो उससे बोलेंगे भाई एक दिन पहले, बाद में नहीं, फॉलोइंग नहीं, नेक्स्ट नहीं, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग डे पे आपको पैसा इंतजाम करना पड़ेगा। फॉल्स। कह रहा गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इसे वैल्यू नहीं कर सकते, रिपीट है, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। एनपीओ कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी, याद है मैंने एनपीओ बताया था, याद करो, वो एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, जिसमें स्कूल था, हॉस्टल था, और वो एक अपना स्टोर चलाते थे और वहां पे स्टोर्स में बेचते थे, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बेच रहे थे, ये सब था। सिंपल है, मेरी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग चैरिटेबल काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हमने एक साइड में थोड़ा सा ट्रेडिंग एक्टिविटी कर ली। हमने कहा भाई कोई बाहर का बंदा भी आएगा तो उसको हम नॉर्मल प्राइस पे बेचेंगे, अपने मेंबर को तो सस्ते में बेचेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस बोले तो चैरिटी में बेचेंगे, बट जो बाहर का पब्लिक आएगा उसे हम प्रॉफिट में कमाएंगे। पर वो प्रॉफिट जो हम ट्रेडिंग एक्टिविटी से कमा रहे हैं, जो पब्लिक से कमा रहे हैं, क्या उसे आपस में बांट लेंगे? नहीं सर, उस पैसे को भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल के अपने ही चैरिटेबल पर्पस में यूज करेंगे। ये हमारे एनपीओ का सिद्धांत है। बोलो हाँ है ना। अब पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है अगर एनपीओ है वो कोई सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है तो उसका प्रॉफिट लॉस जो है वो कहां डालेगा? शैल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। शाबाश, ट्रू, बिल्कुल सही है, 101% सही है भाई। आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल के अपने ही ऑब्जेक्टिव में खर्च करोगे, उसे कहीं सेपरेट नहीं शो करोगे। जब फर्म रिसीव करेगा सरेंडर वैल्यू एट द जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पढ़ा है भाई अच्छे से, रिटायरमेंट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ा है मैंने। अगर सरेंडर वैल्यू मिलेगी कब? डेथ पे? ना जी ना, रिटायरमेंट पे मिलती है, डेथ पे तो पूरा मैच्योरिटी मिलेगी। फॉल्स भाई, फॉल्स, मैच्योरिटी मिलेगी, फॉल्स, पूरा पैसा मिलेगा। कंपनी एक्स लिमिटेड को लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस ओपिनियन में है कि वो इन केस ऑफ लॉसेस देयर इज नो नीड टू पे इंटरेस्ट। है इंटरेस्ट भाई, इंटरेस्ट तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना पड़ेगा। फॉल्स भाई साहब, डिविडेंड मत दो चलेगा, पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा सर जी, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। डन है, क्लियर है। जनवरी 25, लो भाई सॉल्यूशन देख लेना, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। सितंबर 25 का आरटीपी है, फटाक से देखो। एक्रुअल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज द अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। नालायक है, एक्रुअल कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है भाई कि एक्रुअल बेसिस पे बनेगा, कैश बेसिस नहीं। इस साल की इनकम इस साल, अगले साल की इनकम अगले साल, बात खत्म। फॉल्स। आगे चलो, कह रहा है सेल्स बुक हमें जो रिकॉर्ड करता है वो कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों आती है। ना जी ना, जितनी भी सब्सिडरी बुक है, चाहे वो सेल बुक है, परचेज बुक है, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, उन सब में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आती है, कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाती है, मेरे बच्चे याद रखना। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। कह रहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अराइव, रिपीट है भाई, रिपीट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज डेबिटेड, रिपीट है भाई, रिपीट। पीरियोडिक सिस्टम सर्टेन इन्वेंट्री, रिपीट है भाई, रिपीट। क्या करूं, रिपीट है, बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। कह रहा है डिस्काउंट, ये आया नया पॉइंट, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर ड्रॉई। बेटा याद है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट क्या होता था भाई साहब? अगर मैंने आपको बिल लिखा 3 महीने का और आपने 2 महीने बाद ही आ गए हो, कह रहे हो सर जी बिल का पैसा ले लो, दैट इज बिल के टाइम से पहले अगर आप पे कर रहे हो तो उसे बोलते थे रिटायरिंग बिल, रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रीबेट, याद है। और रीबेट बोले तो अपन डिस्काउंट देते थे कि भाई चल ठीक है, तू जल्दी पैसा दे रहा, ले पैसा ले।
अब डिस्काउंट किसे मिलेगा सर? ड्रॉई को देगा कि 1 लाख के बदले तू 95 दे दे, बात खत्म। तू 1 महीने पहले दे रहा है 5,000 का डिस्काउंट, तो ड्रॉई के लिए फायदा, ड्रॉर के लिए नुकसान। ड्रॉई के लिए फायदा, बिल्कुल सही है, ट्रू, बिल्कुल सही है, ट्रू। हाँ, ड्रॉर होता तो उसके लिए नुकसान हो जाता, उसके लिए पैसा कम मिल रहा है, ड्रॉई को कम देना पड़ रहा है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यहां बच्चे गलती करते हैं बेटा, डेटर नहीं लिखा है, क्रेडिटर लिखा है। हम क्रेडिटर नहीं बनाते हैं। हम कई बार देखो, हम अपने डेटर्स को बोलते हैं कि भाई सामान ले रहे हो, मैंने कहा देखो 3 महीने का टाइम है, पर अगर आपने 1 महीने में पेमेंट करा तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। अब 31 मार्च को मैंने एक बंदे को सामान बेचा और मैंने ये बात बोल दी कि भाई अगर आप 1 महीने में पे करोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट दे देंगे। दैट इज डिस्काउंट ऑन डेटर। पर क्या दे दिया है क्या? नहीं, देना पड़ सकता है। और अगर मुझे लगता है कि वो दे देगा 1 महीने में, तो मुझे आज प्रोविजन बनाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला है नुकसान। फ्यूचर में क्या होने वाला है? नुकसान। पर यह कहानी उल्टी भी तो हो सकती है। सर मैंने सामान खरीदा और सामने वाले ने मुझे बोला कि भाई साहब अगर आपने 1 महीने में पे कर दिया तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। मैंने कहा ओ जी हो, तो बेटा मुझे लगता है मैं 1 महीने में पे कर दूंगा, तो क्या मुझे उस डिस्काउंट पे प्रोविजन बोल के इनकम रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इनकम होने वाली है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म है, हम प्रूडेंस है। तो वो कह रहा है डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर पे तो ठीक है, लेकिन क्रेडिटर पे नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू है भाई। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट लॉस इन द कैपिटल रेशियो इन द नो एग्रीमेंट, ना जी ना, इक्वल। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इक्वल रेशियो। फॉल्स है सर, फॉल्स है। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाते हैं, ये रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सही है वैसे तो, ठीक है। एक फिक्स्ड चार्ज जनरली कवर ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। कह रहा है फिक्स्ड चार्ज, अगर आपने किसी लोन पर, किसी डिबेंचर पर फिक्स्ड चार्ज दे दिया, तो इसका मतलब आपने अपने बिजनेस की सारी एसेट उसके नाम पे गिरवी रखवा दी है कि कल को अगर हमने पे नहीं किया तो बेटा सारी एसेट बेचकर आपका पैसा करेंगे। दिस इज रॉन्ग। फिक्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एसेट, फ्लोटिंग मतलब होता है सारी। याद रखना, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है फैल रहा है। तो कहां फैल रहा है? वो सारी एसेट पे अधिकार फैल रहा है। लेकिन फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, वटएवर। फॉल्स है सर जी। फिक्स में आप सारी एसेट पे नहीं देते हो चार्ज। फिक्स में आप सारी एसेट पे चार्ज नहीं देते हो, ठीक है सर। सॉल्यूशन आपके सामने है, आगे चलो। जून 24 का आरटीपी है भाई साहब, आ जाओ जी। कह रहा है एक कंसर्न है जो अपने बिजनेस को बंद करने वाली है दिसंबर 2023 में, ठीक है। अच्छा जी। कह रहा है वो अपने प्लांट को विद इन 3 महीने में बेच देंगे और बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को, 31 दिसंबर 2023 को शुड कंटिन्यू टू इंडिकेट प्लांट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एज द एसेट विल बी डिस्पोज ऑफ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। हमें लगता है कि हम अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देंगे और प्लांट को 3 महीने बाद बेचेंगे, तो हम उसको कॉस्ट पे दिखाएंगे। द आंसर इज नो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अगर आपका बिजनेस अगले 12 महीने फॉरशेबल फ्यूचर 12 महीने तक नहीं चल रहा है, तो आप अपनी बैलेंस शीट को कॉस्ट पे नहीं बनाओगे, नेट एनआरजी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे बनाओगे। मतलब आपको प्लांट, गलत बोल रहे, प्लांट हो चाहे कोई भी एसेट हो, आपको सबको एनआरवी पे दिखाना पड़ेगा कि उसकी मार्केट में क्या वैल्यू बची है, बात खत्म। फॉल्स सर, आपका गोइंग कंसर्न पिट गया, और अगर गोइंग कंसर्न पिट गया है तो फिर आपको एनआरवी पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सेल्स बुक रिपीट हो रहा है भाई साहब, कैश और क्रेडिट बिल्कुल। बैंक रिकेशन रिपीट है भाई साहब, ठीक है। ये आ जाओ, डैमेज स्टॉक, ये नया पॉइंट है। डैमेज अगर स्टॉक है तो आप उसे ऑलवेज, बेटा नॉर्मल स्टॉक का रूल होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, नॉर्मल स्टॉक, ठीक है। पर अगर डैमेज स्टॉक है ऑलवेज एट एनआरवी, ऑलवेज एट एनआरवी, मार्केट प्राइस एनआरवी, ठीक है ना। फॉल्स, लोअर कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगेगा। रिड्यूसिंग बैलेंस बेटा रिपीट है। डिस्काउंट एट द टाइम रिपीट है। आ जाओ, अब जो रिपीट है बेटा, कई सारे रिपीट होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो रिपीट होंगे उन्हें स्किप मारेंगे, जो मेन है वो पढ़ते जाएंगे। कह रहा विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो आपको उसे चार्ज करना चाहिए ड्राइंग में। वो कह रहा है पीएनएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। नालायक हो गया है क्या? है फंडामेंटली नहीं पढ़े क्या मेरे बच्चे ने? है भाई, फॉल्स, ड्राइंग में डेबिट होना चाहिए। एडमिशन हो रहा है अगर नए पार्टनर का, और जो भी रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस है, बोले तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, उसे बांट देंगे सारे पार्टनर में न्यू रेशियो। एकदम ही नालायक हो गया है।
भाई जो रिवैल्यूएशन का नफा नुकसान है वो ओल्ड पार्टनर का है, नया पार्टनर उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। फॉल्स, फॉल्स मेरे बच्चों, फॉल्स। नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा अभी और भी है, कह रहा है ये वाला रिपीट है, एनपीओ अगर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 5 लाख, ओके जी वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है 35 लाख, ओके जी ओके। अकाउंटेंट चाहता है कि वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर ले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, ट्रू कर सकता है भाई। क्यों? क्योंकि सेक्शन 52 एसपीआर के 5 यूजेस बताता है। कितनी बार बताऊं मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी बोलो। बोनस के लिए कर सकते हो, बायबैक के लिए कर सकते हो, अंडर राइटिंग के लिए कर सकते हो, कमीशन राइट ऑफ करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर को राइट ऑफ करने के लिए भी कर सकते हो। डन। तो इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ है, अलाउ है सर जी, अलाउ है, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट जो होता है वो आफ्टर अच्छा प्रेफरेंस को डिविडेंड देने के बाद होता है और इक्विटी से पहले होता है। नालायक हो गया है क्या? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों से पहले होता है। डिवेंचर को पहले ब्याज मिलेगा, बाकियों को बाद में। फॉल्स। चलो भाई खत्म हो गए जून का, और मेरे हिसाब से अब शुरू होंगे आपके पीवाईक्यू, ठीक है। तो ये न्यू कोर्स तक मैंने सारे करा दिए थे, नहीं अभी तो एक और है। अच्छा ये ना आरटीपी मई 24 रिपीट हो गया है बच्चों, ये रिपीट हो गया एक्चुअली। जून 24 और मई 24 दोनों सेम है, जो अभी हमने पढ़ा ना, अभी वाला क्वेश्चन था वही वाला है, तो वो रिपीट हो गया है। तो जून 24 निकाल लो या मई 24 निकाल लो, दोनों का सेम था, दोनों का पेपर एक ही आया था आरटीपी, तो वही है, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया, इसको हटा देता हूं मैं। अब आ जाओ पीवाईक्यू, अब आएगा मजा। पीवाईक्यू मई 25, जल्दी आओ, ठीक है। पढ़ो, कह रहा ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, अच्छा रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ ट्रिपल कॉलम। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। नालायक हो गया क्या? कैश डिस्काउंट शो होता है, ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में कहीं शो ही नहीं होता मेरे बच्चे, जल्दीबाजी में गलती करते हो आप, सही से पढ़ो। ट्रेड डिस्काउंट ये तो कहीं शो ही नहीं होता, तो ये हो गया फॉल्स, ये है फॉल्स। नहीं सर ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि सर जो मनी है वो ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए एक यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट। बोले तो सर जी कॉमन करेंसी, सीधी सी बात है। इंडियन करेंसी इंडियन में यूज होगा, यूएस डॉलर डॉलर में यूज होगा। और कॉमन का और क्या मतलब है कि सर एक रुपीस में करो ना कैलकुलेट सबको। मान लो मेरे पास गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कुछ और भी चीजें, तो सबको कन्वर्ट करो रुपीस के अंदर और वैल्यू रुपीस में दिखाओ। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कॉमन यूनिट होना चाहिए। ट्रू, ट्रू है भाई, ट्रू है। एनपीओ के अगर सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी रिपीट हुआ है भाई, जो भी है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट कई बार रिपीट हो गया एनपीओ वाला, हाँ जी। कह रहा पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो शेयर करेंगे प्रॉफिट बिजनेस में अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। गलत कह रहा है, वैसे रिपीट है भाई, फॉल्स। इक्वल रेशियो में राइट करेंगे, वेरी गुड। एलएलपी में 2 पार्टनर होने चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों के दोनों रेजिडेंट हो, ये बात सही नहीं है। आपने अपने एलएलपी एक्ट में भी पढ़ा होगा कि 2 पार्टनर होने अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी रेजिडेंट हो चलेगा, एक भी रेजिडेंट हो चलेगा, फॉल्स, ठीक है। एनपीओ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 होती है, बिल्कुल है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है सरप्लस अपने मेंबर्स को। क्या बात कर रहे हो भाई, मालिकों में अपना पैसा बांट सकती है? हाँ एनपीओ ना जी ना, एनपीओ नहीं बांट सकती सर। एनपीओ को अपने कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, जो उनका कैपिटल फंड है उसमें ऐड करोगे और आगे जाके अपने ही ऑब्जेक्टिव में उस पैसे को, जो बचा हुआ पैसा है उसे खर्च करोगे, उसे मेंबर में नहीं बांटोगे। डन। चलो भाई आगे आ जाओ। जनवरी 2025 मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है भाई, ट्रू, ट्रू है, ट्रू मेरे बच्चे। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है खर्चे शुड बी मैच विद द रेवेन्यू। जो खर्चे हैं आपके वो आपकी इनकम से मैच होनी चाहिए। इस साल की इनकम इस साल के खर्चे, अगले साल की इनकम अगले साल के खर्चे। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का ही कदमों पे चलता है, सही है भाई, बिल्कुल सही है। कस्टमर बिजनेस का है, उसको कोई मतलब नहीं है कंसीडर्ड एज यूजर ऑफ द अकाउंट्स, वो आपके अकाउंट्स का यूजर नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। उन्हें आपका पीएनएल जानना नहीं है, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो हमारे यूजर नहीं है। गलत कह रहा है भाई साहब। कस्टमर हमारा मेन गुड्स खरीदता है, और गुड्स की क्या क्वालिटी है, गुड्स में मैं मार्जिन कमा रहा हूं। एक बात बताओ, मेरा बिजनेस है, अगर मैं प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होऊंगा तो मैं क्या अपने गुड्स की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करूंगा? नहीं। लेकिन अगर मेरी कंपनी को लॉसेज हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। हाँ, तो कस्टमर को इस बात से फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, कि आप प्रॉफिट हो
तो वो आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, और अगर आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो तो शायद आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करो। तो इसलिए वो कहता है भाई हम तो आपके प्रॉफिट को देख के चलेंगे। तो यूजर है, बिल्कुल है भाई, फॉल्स, ये फॉल्स है। अच्छा ऊपर वाला ट्रू है, डन। इन्फ्लेशनरी कंडीशन है बेटा, मजा आएगा। इस इन्फ्लेशनरी कंडीशन मतलब पहले जो सामान था वो 100 का था, फिर महंगा होना शुरू हुआ, फिर 110 हो गया, फिर 120 हो गया, और अभी 150 है। अच्छा, और आपने लगाया फीफो। क्या लगाया? फीफो। फीफो का मतलब है पहले आया पहले गया। तो आपका ये सामान बिक गया होगा, मान लो ये आपका सोल्ड हो गया होगा, और ये 2 लॉट आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे। तो आप बताओ, जो बिका होगा वो सस्ता होगा, और जो पड़ा होगा वो महंगा होगा, क्योंकि लेटेस्ट क्वालिटी वाला पड़ा होगा, लेटेस्ट प्राइस का पड़ा होगा। बोलो हाँ है ना? वो कह रहा है फीफो विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ सीओजीएस, जो बिक गया है उसकी कम। अरे पागल है क्या? विल शो वो आपकी लोएस्ट वैल्यूज देखो करता है सीओ। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक हाई वैल्यू पे आता है, लेकिन सीओजीएस ये फॉल्स है सर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है उसका प्रोसीड, पैसा कहां से उठा सकते हैं? इशू ऑफ इक्विटी शेयर से उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। एंड डिबेंचर ना भाई, सेक्शन 55 कहता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे, कैपिटल कम होगी, तो आपको कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी। अब कैपिटल बढ़ाने के लिए शेयर इशू करो, चाहे वो इक्विटी शेयर इशू हो, प्रेफरेंस हो, पर शेयर इशू करो, डिबेंचर नहीं। फॉल्स, फॉल्स मेरे बच्चे, फॉल्स। कह रहा है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिम्स टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल सही बात है भाई, ट्रू। जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो बुक कीपिंग अलग है और अकाउंटिंग अलग है। बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग आता है, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग वगैरह, लेकिन अकाउंटिंग शुरू होती है भाई समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, बहुत कुछ चलता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग बड़ी टर्म्स है, बुक कीपिंग छोटी टर्म्स है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। लेजर इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल बुक, इस पे मैं क्या ही बोलूं, ट्रू है भाई। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, और सब्सिडरी बुक हमारी अलग होती है जो जनरल को रिप्लेस करती है, पर प्रिंसिपल बुक इज अ लेजर। ठीक है, डन। चलो भाई आगे चलते हैं। सर सितंबर 24 कह रहा है नॉमिनल अकाउंट्स रिपीट हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस होते हैं? नहीं सर, नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होते हैं। सबसे पहला ही आरटीपी पढ़ा था, उसी में था नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होते हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट बैलेंस होते हैं। नॉमिनल अकाउंट सीधे पीएनएल में जाते हैं, ठीक है। सर ओवरऑल एक्सपेंस, मरम्मत करा रहे हैं हम, कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है। अरे सेकेंड हैंड खरीदी होगी, दूसरे के लिए सेकेंड हैंड है, हमारे लिए तो नहीं है। पुरानी मशीन थोड़ी ना है, हमारे लिए तो नहीं है, हम तो पहली बार खरीद रहे हैं। तो नई मशीन की मरम्मत करा रहे हो, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नहीं, कैपिटल। फॉल्स। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, बिल्कुल बात है। हम कंजर्वेटिज्म सोचते हैं कि भैया अगर फ्यूचर में लॉस है तो उसे रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट है तो इग्नोर कर दो। तो हमारे पास जो स्टॉक बच गया है, अगर उसकी लागत, उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, इग्नोर कर दो। और अगर लागत से कम है तो नुकसान होने वाला है, तो लोअर एक्सेप्ट कर लो। तो इसीलिए लोअर एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज ट्रू, सॉरी ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। ये मजेदार पॉइंट है। नहीं, ये तो रिपीट हो चुका है। प्रॉमिसरी नोट बियरर को देते हैं, ना जी ना, रिपीट है। कह रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा एनपीओ का फॉलो करता है एक्यूरल बेसिस। रिसिप्ट एंड पेमेंट, ना जी ना जी ना, कैश बेसिस। पैसा आया पैसा गया, बात खत्म। कहां से आया, किससे आया, किस साल का आया, कोई लेना देना नहीं है। लीगल एयर जो होते हैं डिसीज पार्टनर के, इंटाइटल टू हिज कैपिटल बैलेंस ओनली। पागल हो क्या भाई, उनको मिलता है कैपिटल, करंट, पीएस, प्रॉफिट में हिस्सा भाई, गुडविल में हिस्सा, ठीक है, प्रॉफिट में हिस्सा, गुडविल में हिस्सा, रिवैल्यूएशन अगर है तो रिवैल्यूएशन में हिस्सा, रिजर्व में हिस्सा, सब मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, एक ही ट्रू था, ये वैल्यूएशन वाला, बाकी तो शायद मेरे हिसाब से सारे फॉल्स थे। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। जून 24 बेटा, जून 24 इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में 2 ट्रीटमेंट या एक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, मतलब एक ट्रीटमेंट, और वो आपका ट्रेडिंग में नहीं आएगा। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। वेरी वेरी गुड, ट्रू, ट्रू है भाई, बिल्कुल ट्रू है। कह रहा अगर आपने कोई अमाउंट गलत अकाउंट में या गलत साइड में लिख दी है तो वो आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। नालायक हो क्या,
बेटा अमाउंट गलत लिख दिया है, गलत साइड में पोस्ट कर दिया है, मैथ्स कमजोर है आपकी, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल अकाउंट्स थोड़ी में दिक्कत है, एरर ऑफ कमीशन, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। तो सर हमारे लिए क्या है, फॉल्स है भाई, फॉल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट, स्टैट मतलब होता है लॉ, तो क्या लॉ को ओवरराइड कर सकते हैं? कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा है और AS1 का है कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा ना जी ना, सबसे ऊपर आता है लॉ, फिर आते हैं AS, फिर आते हैं गाइडेंस नोट, याद रखना गाइडेंस नोट। तो आप याद रखना लॉ AS गाइडेंस नोट, तो सबसे ऊपर लॉ है, AS इसको ओवररूल नहीं कर सकता है, फॉल्स है, फॉल्स। प्रोमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेन रीजन बताया क्या कि अमाउंट जो पे करना है वो मेकर को करना है इन केस ऑफ फॉर्मर, मतलब अगर प्रोमिसिंग, फॉर्मर मतलब यहां पे पहले जो लिखा है, मतलब प्रोमिसरी नोट में वो पे करता है जो बिल लिखता है, मतलब जनरली आपको पता है प्रोमिसरी नोट में बायर बिल प्रॉमिस करता है सेलर को कि भाई मैं आपको पैसा दूंगा और मैं ही पे करूंगा, तो ठीक है मेकर ही पे करता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर है वो ड्रॉर है, ड्रॉर कौन है, मतलब सेलर, वो बनाता है, वो नहीं पे करता है, पे कौन करता है, एक्सेप्टर, बोले तो पे। तो इसका मतलब जो लेटर मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन पे करता है, एक्सेप्टर, बिल्कुल सही है भाई, ट्रू, ट्रू है जी, ट्रू है, ठीक है। जो भी एरर रेक्टिफाई होते हैं सारे के सारे एरर जनरल एंट्री से रेक्टिफाई होते हैं, नहीं सर सिंगल एंट्री एरर, जो आपके ट्रायल बैलेंस से पहले सिंगल एंट्री हैं वो आपके अकाउंट बना के सही होते हैं, टोटलिंग एरर अकाउंट बना के सही होते हैं। तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और गलती हो गई है तो कुछ एंट्री मार के हो सकते हैं, कुछ लेजर बना के हो सकते हैं, डन है, ठीक है, फॉल्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बिल्कुल ट्रू है बेटा, ये तो इसमें क्या ही बोलूं मैं, ठीक है, हम उसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, डन है भाई, चलो भाई हो गया, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, खत्म हो गया हमारे ट्रू एंड फॉल्स, सारे RTP सारे PYQ न्यू कोर्स वाले मैंने करा दिए, ठीक है। हो सकता है मेरे हिसाब से मैंने सितंबर वाला जो लेटेस्ट अभी जो पेपर हुआ है वो वाला स्किप हो गया मुझसे, बाकी देख लेना, और Jan 26 का जो RTP वो, ठीक है, तो ये 2 देख लेना, बाकी तो हो गया है। और एक बार स्टडी मैट के भी जो ट्रू एंड फॉल्स हैं उन्हें भी गो थ्रू मार लेना, एक बार लाइन पढ़ लेना, बस खत्म। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल बोले तो कल 10:30 लाइव फिर से, किसमें, कंपनीज अकाउंट की प्रैक्टिस में। थैंक यू सो मच, कमेंट करना, प्यार बरसाना, अगर अच्छी लगी हो शेयर करना।